दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस करने वाला हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 12। Section 11 gives answer to a question, and that is who are competent to contracts। तो सेक्शन 11 एक क्वेश्चन का जवाब देता है, और वो क्वेश्चन क्या है? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमें कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है? इन अदर वर्ड्स, ये हमें बता रहा है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। और सेक्शन 12 भी इसी ही सीरीज का एक सेक्शन है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। सेक्शन 12 भी इसी सीरीज का एक सेक्शन है, और सेक्शन 12 हमें बता रहा है व्हाट इज अ साउंड माइंड। व्हाट इज अ साउंड माइंड for the purpose of contracting, for the purpose of contracting। सेक्शन 11 को करने के बाद इस पे कुछ बोलूंगा मैं, अभी मैं नहीं बोल रहा। यानी हमें एक्चुअली करनी है क्या? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट करना है, क्योंकि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट थी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब पार्टीज की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इस टॉपिक को आज मैंने यहां पर स्टार्ट किया है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन दो सेक्शंस का आना बहुत जरूरी है। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 का आना बहुत जरूरी है। शाबाश। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हम यहां पर करेंगे बेटा। तो सबसे पहले सेक्शन 11 की हम बात, सेक्शन 11 की बॉडी को हम देखेंगे कि सेक्शन 11 हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या बताता है। बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है, नोट करना है मेरे साथ साथ। तो सेक्शन 11 क्या कहता है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ने पहले ये कह दिया एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप ये लाइन पढ़कर बहुत खुश हो गए कि भाई वाह भाई वाह, सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फिर इस बात को कंडीशनल कर दिया, अपने ही स्टेटमेंट को कंडीशनल कर दिया। आप ज्यादा खुश मत होइए इस बात को पढ़कर। सेक्शन 11 की इस लाइन को पढ़कर हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। सेक्शन 11 पहले कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसका मतलब क्या है कि सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सभी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस लाइन को पढ़कर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आगे इसको पढ़िए, आगे देखिए। हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी according to law, according to the law। पर्सन की एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए। एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू
according to law. To which he is subject, right? To which he is subject. अब ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर कि जो भी उसका जिस भी लॉ से वो बिलोंग करता है, ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग उसकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। शाबाश बेटा। और हमारे पास एक इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 भी है। हमारे पास एक इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 आप रेफर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। और उसके अकॉर्डिंग यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट करने की एज 18 इयर्स, हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट करने की एज बता रहे हैं, 18 इयर्स मानी गई है। यानी अब 18 साल के हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट हैं, अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट करने के इनकॉम्पिटेंट हैं। तो मेजर एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी मतलब आप एक मेजर पर्सन होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 इयर्स होनी चाहिए। एंड who is of sound mind, who is of sound mind, who is of sound mind। एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, हु इज ऑफ साउंड माइंड। शाबाश बेटा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैसे तो हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए और आप क्या होने चाहिए, आप साउंड माइंड के भी होने चाहिए। और एक तीसरी बात और है, एक तीसरी क्वालिफिकेशन और है। तो 3 क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी हैं। तीसरी क्वालिफिकेशन ये है, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। is not disqualified from contracting by any law। तो इन सेक्शंस का डीप एनालिसिस करेंगे। To which he is subject। तो 3 क्वालिफिकेशंस बताई हैं सेक्शन 11 ने। सेक्शन 11 की इस लैंग्वेज को पढ़कर हमें 2 क्वेश्चंस यहां से क्रिएट हो रहे हैं, आप दोनों को ध्यान से समझना। यहां से 2 क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हु इज कॉम्पिटेंट, हु इज कॉम्पिटेंट एंड हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज नॉट कॉम्पिटेंट। 2 बातें क्लियर हो रही हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। हु इज कॉम्पिटेंट एंड who is not competent। तो 2 क्वेश्चन का जवाब हमें मिल जाएगा। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। पहला मतलब हु इज कॉम्पिटेंट, द पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, यानी मेजर पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन ऑफ sound mind can enter into contract, and not disqualified person, not disqualified person, यानी लॉ के पास ये पावर है कि वो किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। मेजर कर सकता है, तो माइनर पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट, हु इज माइनर कैन नॉट डू।
अगर कोई पर्सन मेजर है लेकिन वो अनसाउंड माइंड का है तो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है। और तीसरा, डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अगर एक पर्सन मेजर भी है, साउंड माइंड भी है, लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड है, लॉ ने उसे डिस्क्वालिफाइड किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो राइट, डिस्क्वालिफाइड है। जैसे दाऊद, इंडिया में दाऊद क्या है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन है। दाऊद इब्राहिम जानते हैं आप, वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, इंडिया में उसे डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, ये घोषणा की हुई है कि वो डिस्क्वालीफाइड है। ऐसे ही इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंसी लॉ के अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। कॉरपोरेट्स, कंपनीज जो हैं, उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड 1956। तो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मैं यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, डीपली एनालिसिस करेंगे हम इस डेफिनेशन को। और इस डेफिनेशन के बाद हमें दो क्वेश्चंस का जवाब मिलता है, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप पहले डेफिनेशन का एनालिसिस कीजिए। आज एक नया कंसेप्ट सेक्शन 10, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बीच में हमारा ऑफर का कंसेप्ट भी चल रहा है, ऑफर के कंसेप्ट को भी हमने अच्छे से करना है। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, ध्यान से सुनना बेटा बच्चे। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन सभी कंसेप्ट्स पे ग्रिप होनी चाहिए, बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने असाइनमेंट के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने, मैंने असाइनमेंट भेजी, उसके 15 मिनट के अंदर ही वापस अपने आंसर्स भेज दिए। बेटा ये सीरियसली लेना है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपने अपना माइंड क्रिएट करना है इंटेलेक्चुअल। आपने सारा बर्डन अपने टीचर पे नहीं डाल देना कि जी हमारे बस की तो है नहीं, आप समझाओ इसे। नहीं बेटा, ये दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। आपने, और कुछ बच्चों के रिपीटेडली मेरे पास मैसेजेस, फोन आ रहे हैं कि असाइनमेंट के आंसर भेजो। मैं ये चाहता हूं कि मेजोरिटी आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स गलत किए हैं। अगर आपने इन क्लासेस को ध्यान से देखा है, जो शुरू की 10-12 क्लासेस आपने ध्यान से देखी हैं, तो यू मस्ट बी एबल टू डू दैट क्वेश्चंस। तो आप क्या करिए, आपके लिए ये दोबारा से है बेटा, जिन बच्चों के मैंने वैसे मैसेजेस भेज दिए हैं कि किन बच्चों के कितने गलत हैं। अगर किसी बच्चे के 25 मार्क्स से कम है एग्जाम में, मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है अभी, 25 मार्क्स से अगर कम है आपके एग्जाम में, तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लेना। आपने वो सारे लेक्चर्स दोबारा देखने हैं और एक बारी दोबारा से अटेम्प्ट करना है। आपको जल्दी किस बात की है? अगर मैंने आपको 60 क्वेश्चन दिए हैं तो कम से कम 60 मिनट्स आप लगाइए सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन को पढ़ने में यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड 5 स्टेटमेंट्स। देखो, एक क्वेश्चन होता है और 4 उसके अल्टरनेटिव्स हैं, तो 5 आपको सेंटेंस पढ़ने हैं उस क्वेश्चन को बढ़िया से जवाब देने के लिए। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, टेक योर टाइम। एंड अगर क्वेश्चन आपके ठीक नहीं हुए हैं तो उन लेक्चर्स को एक बारी दोबारा देखिए और दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिए। शाबाश। आइए इस डेफिनेशन को एक बारी ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 11 की जो डेफिनेशन है, इसको हम ध्यान से एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पहले कहते हैं जी, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। लेकिन उसके बाद 3 क्वालिफिकेशन बताई। एक तो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? एज ऑफ, उसके पास एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। और उसके पास क्या होना चाहिए? साउंड माइंड भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है। और वो नॉट डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड पर्सन होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर हम तीनों बातों को डिस्कस करेंगे। शाबाश। पहले हम अब हमने अगले, हमारा ये जो कंसेप्ट है इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे। शाबाश बेटा। तो
यहाँ पे हम तीन तरह की हमारी बेटा सवाल है, तो तीन चीज़ों को हमने डीपली एनालिसिस करना है। पहला हमने करना है कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। अगर आप एक माइनर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। और दूसरा हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट विद डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। कॉन्ट्रैक्ट विद डिस्क्वालिफाइड पर्सन। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको ये बीच वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, सेक्शन 12, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि आज की क्लास में मुझे दो सेक्शन डिस्कस करने हैं, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पॉइंट भी हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डीपली डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 एनालिसिस को। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो कि साउंड माइंड का नहीं है, देखो माइंड को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, माइंड साउंड एंड अनसाउंड। साउंड माइंड मतलब हु कैन टेक रेशनल डिसीजंस, हु कैन टेक रैशनल डिसीजंस। जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक डिसीजन लेना होता है और उस डिसीजन से आपके राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से आप जानते हैं। बहुत आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सुनना है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन यू नीड टू टेक अ रैशनल डिसीजन। दैट्स वाई। और डिसीजन हम अपने बॉडी के कौन से पार्ट से लेते हैं, हम हाथों पैरों से तो डिसीजन लेते नहीं है। तो इसलिए अगर हाथों पैरों से डिसीजन लेते तो ये सेक्शन 11 कहता है कि आपके हाथ तगड़े होने चाहिए, आपके पैर तगड़े होने चाहिए। ठीक है, हम डिसीजन लेते हैं अपने माइंड से, तो इसलिए कहता है कि हमारा माइंड साउंड होना चाहिए। और साउंड माइंड का मतलब ये होता है, लिटरली इसका मतलब ये होता है कि रेशनल होना चाहिए आपके पास। और अनसाउंड माइंड क्या होता है बेटा, हु कैन नॉट टेक रेशनल डिसीजंस। हु कैन नॉट टेक यानी जिसको अपने प्रॉफिट और लॉस की समझ नहीं है, हु कैन नॉट टेक रैशनल डिसीजंस। Who can take rational decisions and who cannot take rational decisions. तो ये बात, तो सेक्शन 12 कैसे डिफाइन करता है इस चीज को, ये हमें सीखना है। आइए बेटा, सेक्शन 12। और सेक्शन 12 की हेडिंग को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा से। एक बार आपको बताया लेकिन एक बार दोबारा से सुन लीजिए। व्हाट इज अ साउंड माइंड? व्हाट इज अ साउंड माइंड for the purposes of contracting? For the purposes of contracting, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड क्या है? और डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे। अ पर्सन is said to be
A person is said to be of sound mind. पर्सन को हम क्या बोलेंगे? साउंड माइंड बोलेंगे. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract. सेक्शन 12 की बॉडी बेटा मैं आपको बता रहा हूं. फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे हम टाइम निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट का. इसके लिए हमें सेक्शन 4-5 पढ़ना होगा, वो भी मैं आने वाले सेशंस में कवर करूंगा. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time he makes it, if at the time when he makes it he is capable of understanding it. And of forming rational judgment. As to its effects upon his interest. तो कब कहेंगे एक पर्सन साउंड माइंड है? आप एक बारी शाबाश यहां तक इस डेफिनेशन को देखिए. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it. यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए. ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके और एक रैशनल जजमेंट ले सके, एक अच्छा डिसीजन ले सके, एक बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन ले सके कि इसका कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ये डिसीजन जब आप ले सकते हैं तो हम आपको कहेंगे कि यू आर अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. तो अब आगे 2 पैरा और हैं, उसे भी ध्यान से करते हैं. A person who is usually of unsound mind, but occasionally of sound mind. एक आदमी है जो यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड,
यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो आमतौर पे अनसाउंड माइंड रहता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। इस चीज को मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। एक आदमी है जो आमतौर पे अनसाउंड रहता है, लेकिन कभी कभी साउंड हो जाता है। मेडिकल कंडीशन कुछ इस तरह से है। आपने गजनी देखी ना आमिर खान की, कुछ उस तरह का आदमी है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट when he is of when he is of sound mind, usually of unsound mind when he is of sound mind। और नेक्स्ट पैराग्राफ जो इसका है सेक्शन 11 का, आइए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। डीपली एनालिसिस करेंगे इन सारे कंसेप्ट को। और जो थर्ड पैराग्राफ है इसका, अ पर्सन who is usually of sound mind, usually of sound mind but occasionally of unsound mind। Usually of sound mind but occasionally of unsound mind may make a contract when he is of sound mind। तो आप सेक्शन 12 की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, जब आप रेशनल डिसीजन ले सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पर आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब ये बात आपको समझ में आती है तो आप कह सकते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं, आपका माइंड कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। अब यहां पर जो बाद के दो पैराग्राफ्स हैं उनमें क्या हुआ है एक्चुअली, लास्ट के दो पैराग्राफ में, उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को हमने लिया, पहले पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को हमने उठाया यहां से, भाई ये अनसाउंड माइंड का पर्सन है। अगर ये अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो हो सकता है कि ये दो कैटेगरी का हो सकता है कि ये तीन कैटेगरी का हो। पहली कैटेगरी है परमानेंट, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है यूजुअली ऑफ साउंड but occasionally of unsound, usually of unsound but
occasionally of sound। तो अनसाउंड माइंड पर्सन को हम 3 कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं। मैं सेक्शन 12 का एनालिसिस कर रहा हूं। अगर ये परमानेंट है तो इसको हम बोलेंगे इडियट। अगर ये परमानेंट है तो हम क्या बोलेंगे, इसे इडियट। और इन दो कैटेगरी में हम उसे बोलेंगे बेटा लुनेटिक। या तो वो लुनेटिक है नंबर फर्स्ट, या वो ड्रंकन है, लुनेटिक है, या वो ड्रंकन है, या वो इंटॉक्सिकेटेड है। तो इस चीज पर डीपली हम चर्चा करेंगे। शाबाश, आपको सेक्शन 11 और 12 अच्छे से पहले समझना है और लर्न करना है। शाबाश। और आगे हम इसका डीपली एनालिसिस करने वाले हैं।